चलिए आज हम क्लास 10th का अगस्त महीने का जो क्वेश्चन है उसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर देते हैं। कल गलती से हमने क्लास 9th के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, लेकिन क्लास 10th हम के नाम पे हमने अपलोड कर दिया था, लेकिन वो क्लास 9th का था जिसको हमने बाद में एडिट कर दिया। तो चलिए ये क्लास 10th का ये अगस्त महीने का मंथली टेस्ट का है, अगस्त मंथ का है। तो अगस्त महीने के मंथली क्वेश्चन का जो है ये ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हम क्लास 9th का ही ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे, लेकिन गलती से उसमें क्लास 10th लिखा गया था, बाद में हमने एडिट कर दिया था, लेकिन बोर्ड पे शायद 10th ही लिखा हुआ होगा, उसको आप लोग थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है इसमें पूछ रहा प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो निश्चित रूप से प्रकाश पुंज यानी बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन होगा, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट, जिसको प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, और ये पहला नियम है। दूसरा नियम था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये दूसरा नियम है। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। 3 नंबर में पूछा है सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में किसका उपयोग करते हैं? तो दर्पण तो नहीं ही होगा, लेंस में उत्तल लेंस होता है, जो डी नंबर ऑप्शन में है, उत्तल लेंस याद रखेंगे। कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में उपयोग करते हैं। उसमें होता क्या, वस्तु को उसके फोकस के अंदर जब कभी भी रखते हैं तो वस्तु को उसके फोकस के अंदर रखने पर वो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, जो सरल सूक्ष्मदर्शी का काम करता है। वॉच मेकर वॉच के छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट मतलब छोटे छोटे नट बोल्ट को बड़ा करके देखने में, या वो पामिस्ट जो है हाथ के रेखा को देखने में भी करता है। 4 नंबर में पूछा लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? तो लेंस का जो आवर्धन है ये m = ये v/u होता है, ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये 5 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी लेंस है? तो याद रखेंगे अवतल लेंस, ए नंबर ऑप्शन में अवतल लेंस। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो कोई पूछेगा ये अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को, जैसे मान लीजिए प्रकाश किरणें समानांतर आ रही है, तो समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें को ये विक्षेपित कर देती है, तो इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। 6 नंबर में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ऑब्वियस है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि इसका फोकस जो है अपोजिट साइड है, यानी आपतित किरण के विपरीत दिशा में इसका फोकस बनता है। तो ये आप उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? धनात्मक, जबकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक हो जाएगी। 7 नंबर में कह रहा लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? ऑब्वियस है लेंस के दोनों साइड फोकस हो सकता है, तो इसके वक्रता केंद्र चूँकि 2 सरफेस से मिल कर के बना होता है, तो 2 सरफेस से मिल के बना होता है, तो ये 2 वक्रता केंद्र हो सकता है। तो ये बी नंबर ऑप्शंस आएगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या क्या होती है? तो प्रकाश की चाल जो विभिन्न माध्यमों में होती है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। चूँकि प्रकाश का चाल जो हवा में होता है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन अलग अलग माध्यम में ये प्रकाश का चाल बदलता चला जाता है। चूँकि प्रकाश का जो चाल है वो अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है, तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो हर माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होगा, तो प्रकाश की चाल भी अलग अलग होगी। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा था लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होगा? तो ये मात्रकहीन होता है। क्यों मात्रकहीन होता? क्योंकि m = v/u, चूँकि 2 समान भौतिक राशि का ये बस प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का अनुपात है, ये एक शुद्ध अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक या बीमा नहीं होता।
10 नंबर में क्वेश्चन पूछा है सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब आप पढ़े होंगे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है लेकिन इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है लेकिन इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। याद रखना सिनेमा के पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 10 का हो जाएगा ये। 11 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि जिंक से लोहा लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो कोरोजन तो नहीं कहेंगे, कोरोजन में होता क्या है कि ये डिके होता है। तो जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण। तो 12 नंबर में कहता सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या। याद रखेंगे सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत यानी वाइट होता है, लेकिन ऑक्सीजन के उपस्थिति में रिएक्ट करने के बाद ये भूरा या काला रंग का हो जाता है। ये ऐसे सिल्वर क्लोराइड का ये वाइट रंग होता है। जस्ता तथा तनु अम्ल के अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनाता है। तो जस्ता जिंक यानी तनु HCl ये करके क्या बनाएगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस H2 निश्चित रूप से हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो C नंबर में H2 ऑप्शंस है तो वो H2 डालेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। दहन में ऑक्सीकरण होता है, भोजन के पचना डाइजेशन ऑफ फूड इसमें भी ऑक्सीकरण होता है, श्वसन में भी ऑक्सीकरण होता है, लेकिन अवक्षेपण ये जो प्रिसिपिटेशन प्राप्त होता है इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो 15 नंबर के क्वेश्चन करा विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया उसको बोलते हैं जो कि लो रिएक्टिव मेटल्स को हाईली रिएक्टिव मेटल्स उसके स्थान से डिस्प्लेस करने का काम करता है। इसमें A नंबर ऑप्शंस है, इसमें देखेंगे कि डिस्प्लेस करने का काम कर रहा है कॉपर को। ये कॉपर सल्फेट है, जैसे ही आयरन आया तो क्या करेगा कि आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर को क्या करेगा डिस्प्लेस करने का काम कर दिया। कॉपर को क्या कर दिया डिस्प्लेस कर दिया। तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यानी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो 16 नंबर में क्या करा अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके बनाते हैं। बहुत ही वेल नोन इक्वेशन है। अम्ल और क्षार जो है ये जब कभी भी रिएक्शन करेगा तो ये निश्चित रूप से लवण यानी साल्ट बनाने का काम करेगा। तो डी नंबर ऑप्शन में साल्ट है, आप लोग साल्ट मारेंगे। 15 का ऑप्शन नंबर ए था ये। और 17 नंबर क्वेश्चन में कहता अधातु के ऑक्साइड ये प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ते हैं धातु और अधातु के गुण उसमें बताएंगे कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय होते हैं। ये कैसे होते हैं अम्लीय यानी एसिडिक होते हैं। 18 में पूछा है कि दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 18 नंबर C नंबर ऑप्शन है और 17 नंबर में A नंबर ऑप्शन है। तो 18 में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग उपयोग करते हैं। 19 नंबर में आपको पूछ रहा है कि NaOH क्या है। याद रखेंगे HCl वो जो H+ आयन देगा वाटर में वो एसिडिक होता, जो H- आयन देता वो क्षार होता। तो NaOH क्या है। तो NaOH जो है ये क्षार है यानी अल्कली है, ये बात याद रखेंगे। 20 नंबर में क्या अम्लीय विलयन का pH मान। याद रखेंगे pH मान जिसका 7 से कम होता है वो एसिडिक होता है। यदि pH वैल्यू किसी का लेस देन 7 है तो ये क्या होगा एसिडिक, यदि ग्रेटर देन 7 है तो वो क्या होगा बेसिक, और बराबर 7 है तो वो न्यूट्रल होगा। 21 नंबर के क्वेश्चन पूछ रहा मानव का आहार नाल का सबसे लंबा भाग। तो C नंबर में ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत सबसे लंबा भाग होता है। 22 नंबर के ऑप्शंस में क्या पूछ रहा 22 नंबर पूछ रहा पौधों में भोजन के रूप में जमा होता। पौधे में जो भोजन के रूप में जमा होता है ये स्टार्च जमा होता। ये B नंबर ऑप्शन है, ये स्टार्च आप लोग याद रखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो 23 नंबर क्वेश्चन पूछा आयोडीन की कमी में कौन सा रोग होता है। तो याद रखेंगे घेघा रोग, ये आप लोग पहले से भी जानते होंगे घेघा रोग बड़ी। तो घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता। तो 24 नंबर क्वेश्चन में श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या हैं। तो श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O ये होगा, ये A नंबर ऑप्शंस में है। 25 नंबर क्वेश्चन को पूछ रहा ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो याद रखेंगे ये कॉकरोच का श्वसन अंग ट्रेकिया है, कॉकरोच
जिसको आप तेलचट्टा भी कहते हैं, कॉकरोच। ये कॉकरोच का जो श्वसन अंग है ये ट्रैकिया है। 26 में पूछ रहा है कि रक्त क्या है। रक्त एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको आप लोग पढ़ेंगे तो ये ए नंबर ऑप्शंस में हम लोग उत्तक यानी टिश्यू दे देंगे। ए नंबर के ऑप्शन में उत्तक यानी टिश्यू है। 27 नंबर के क्वेश्चन पूछ रहा है गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो याद रखें गार्ड सेल्स का कौन सा पार्ट थिक होता है, तो ये इनर पार्ट यानी भीतरी भाग जो है ये काफ़ी मोटी होती है, जो ए नंबर ऑप्शंस में है। 28 नंबर के क्वेश्चन पूछ रहा है हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या है। तो याद रखेंगे हेट्रोक्राइन ग्लैंड जो है जो दोनों प्रकार के इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। तो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, मतलब दोनों ग्लैंड के तरह काम करता है। तो इसमें अग्नाशय भी हो जाएगा और यकृत भी हो जाएगा। तो ये संयोग से दो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो किसी एक को भी आप मार सकते हैं, बी या सी। तो बी और सी दोनों हेट्रोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है। आप लोग बुक पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड उसको बोलते हैं जो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी दोनों ग्लैंड की तरह काम करता है। ये 29 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि संतुलन बनाने में कौन सा अंग, मतलब निम्नलिखित में शरीर का कौन सा संतुलन बनाए रखता है। याद रखें सेरिबेलम। ये जो सेरिबेलम है ये संतुलन बनाए रखने का काम करता है। जब आप लोग शराब पीते हैं तो यही जो है डिस्टर्ब हो जाता है। शराब पीने के बाद ये कंट्रोल में नहीं रह पाता, जिसकी वजह से शरीर हमारा संतुलित नहीं रह पाता है, तो लोग टकते ढुकते रहता। ये 30 नंबर का जो सवाल है इसमें पूछ रहा तंत्रिका की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। शायद आपको याद होगा कि कोशिका का ये डिफिनेशन ही है, सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तंत्रिका के कोशिका के बारे में पूछा है तो ये हो जाएगा न्यूरॉन। तंत्रिका का कोशिका यानी तंत्रिका की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, यानी तंत्रिका के सेल्स के बारे में पूछा है जो न्यूरॉन्स होगा। नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन तो किडनी में होता है, ये किडनी का सेल्स होगा। तो चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं। ये क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव का वीडियो हमने प्रूव कर दिया है, ये वीडियो बनाया है। अगर हम देखें कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जैसे अवतल दर्पण में F बराबर r/2 सत्यापित करें, अवतल लेंस सूत्र सत्यापित करें, ये सब हम क्लास में बताए भी है। परावर्तन क्या है, दृष्टि दोष क्या है, ये पुराने वीडियो अगर आप देखेंगे तो पुराने वीडियो में ये कहीं न कहीं आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब मौका मिलेगा तो क्लास 10th का जो अगस्त महीने का है वो भी हम अपलोड कर देंगे। आज भर इतना ही छोड़ते हैं। धन्यवाद।